नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी जी के अमर सर पर। तो देखिए, कल जो हमने कक्षा 8 की पुस्तक की जो सामाजिक अध्ययन थी उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। और आज जो हम हैं कक्षा 7 की जो सामाजिक अध्ययन की पुस्तक है उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। और इनमें जो है राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, राजस्थान के प्रमुख संत और राजस्थान का भूगोल, राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, इनसे सभी से रिलेटेड साथियों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन जो है ज़्यादातर एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो मित्रों, इन प्रश्नों को आप ज़रूर से देखें। तो शुरुआत करते हैं हम पहले प्रश्न की। कक्षा 7 की ये पुस्तक है सामाजिक अध्ययन की। तो शुरू करते हैं हम। पहला प्रश्न यहाँ पे, पहला प्रश्न है हमारा, नानकाना साहिबा संत का जन्म स्थान है। नानकाना साहिबा संत का जन्म स्थान है। तो देखिए मित्रों, इसमें जो है आपका राइट आंसर रामानंद होगा। और ये जो है मैं आपको सामाजिक विज्ञान अध्ययन की पुस्तक है उसके जो इम्पोर्टेंट अभ्यास प्रश्न है उनको यहाँ पे मैं बता रहा हूँ। तो राइट आंसर आपका पहला रामानंद होगा। अगला प्रश्न देखिए, चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है। चैतन्य महाप्रभु का संबंध कहाँ से है। चैतन्य महाप्रभु जो संत थे इनका संबंध जो है बंगाल से है। बंगाल से इनका संबंध है। चैतन्य महाप्रभु जो संत थे उनका जो संबंध है वो बंगाल से है। इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्तंभ ए और स्तंभ ब को हमें सुमेलित करना है। इनको यहाँ पे हमें सुमेलित करना है। तो देखिए, कबीर का जो जन्म स्थान है या फिर संबंध है जन्म स्थान से, वो बनारस से है। कबीर का जो संबंध है वो बनारस से है। मीराबाई का आप सभी को पता है मेड़ता सिटी से है और कुर्की में इनका जन्म हुआ था। और गुरु नानक का जो है तलवाड़ी से है। और चैतन्य महाप्रभु का बंगाल से है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। तो देखिए मित्रों, मैंने आपको बताया था कबीर का जो है बनारस से है। एक बार और देख लीजिए आप, कबीर का बनारस से है, चैतन्य महाप्रभु का बंगाल से है, मीराबाई का मेड़ता से है और गुरु नानक का तलवाड़ी से है। तो इस प्रकार जो है इनका मिलान होगा। और ये क्वेश्चन जो है RBSR की जो ऑफिशियल बुक है उससे मैंने क्वेश्चन वहाँ से लिए हैं। और तो 90% जो है BSR इसमें से ही प्रश्न पूछता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए, पटवों की हवेली कहाँ है। पटवों की हवेली कहाँ है। जैसलमेर में, जोधपुर में, जयपुर में या उदयपुर में। तो पटवों की हवेली जो है वो मित्रों ये जैसलमेर में है। अब देखिए, कला संस्कृति से संबंधित प्रश्न आ गया। तो इसमें जो है सभी प्रकार के प्रश्न शामिल हैं। तो पटवों की हवेली कहाँ स्थित है, जैसलमेर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देलवाड़ा के जैन मंदिर है। दिलवाड़ा के जो जैन मंदिर हैं सिरोही में, जोधपुर में, जसपुर में या उदयपुर में। तो आप सभी को खूब पता है देलवाड़ा के जैन मंदिर जो है आबू में है, सिरोही के अंदर। सिरोही आबू में इनके मंदिर हैं, देलवाड़ा के जैन मंदिर सिरोही में। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। पटवों की हवेली जो है जैसलमेर में है। दोनों प्रश्नों के आंसर ए और ए होंगे। अगला प्रश्न देखिए, वही प्रश्न है, स्तंभ ए को स्तंभ बी से आपको सम्मिलित करना है। तो कुंभलगढ़ का आप सभी को पता है राजसमंद के अंदर है। रणथंभौर दुर्ग की हम बात करें तो जैसलमेर में है। सोनारगढ़ जो दुर्ग है वो जैसलमेर में है और गागरोन का जो दुर्ग है वो झालावाड़ में है। तो इस प्रकार है, कुंभलगढ़ जो राजसमंद में है, रणथंभौर आप सभी को पता है सवाई माधोपुर में है और सोनारगढ़ का जो किला है वो जैसलमेर में है और गागरोन का किला जो है मित्रों झालावाड़ के अंदर है। इस प्रकार इनका मिलान होगा। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ज़रूर देखना। अगले प्रश्न की ओर हम यहाँ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था। तो देखिए, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम अभी क्वेश्चन पूछा गया था। तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम था कीका। ये बात आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है। महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका मित्रों, कीका इनका बचपन का नाम था। ये क्वेश्चन है काफ़ी बार, अभी जो वनपाल की एग्जाम हुई थी उसमें क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पे महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम पूछा है तो उनके घोड़े का नाम था चेतक। चेतक जो है उनके घोड़े का नाम था। वहीं हम बात करें राणा प्रताप के हाथी का नाम तो हाथी का नाम मित्रों राम प्रसाद था। राम प्रसाद इनके हाथी का नाम था। राम प्रसाद इनके हाथी के नाम था, राम प्रसाद। तो इनके घोड़े का नाम पूछा है तो चेतक इनके घोड़े का नाम हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, सेना का हरावल दस्ता होता है। सेना का हरावल जो दस्ता होता है, हरावल दस्ता सेना का। तो देखिए मित्रों, सेना का हरावल जो दस्ता होता है वो होता है सेना का अग्रिम भाग, सेना का मध्य भाग, सेना का पीछे का भाग है संपूर्ण सेना। तो आप सभी को खूब पता है सेना का जो अग्रिम भाग होता है सेना का
अग्रिम भाग जो होता है उसे हम हरावल दस्ता कहते हैं। हरावल सेना का दस्ता होता है आगे वाला भाग, तो सेना का आगे वाला भाग को जो है हरावल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्तंभ ए को स्तंभ बी से को वापस हमें सुमेलित करना है। तो आप सभी को पता है कन्नड़ देव जो चौहान शासक थे, कन्नड़ देव चौहान वो जालौर के शासक थे, आप सभी को पता है जालौर के शासक थे। हमीर देव चौहान आप सभी को पता है माधोपुर सवाई माधोपुर रणथंभौर के ये जो है शासक थे। कन्नड़ देव जालौर के थे। महाराणा कुंभ आप सभी को पता है मेवाड़ के। और पृथ्वीराज चौहान की हम बात करें तो मित्रों वो थे अजमेर के चौहान वंश। तो देखिए इस प्रकार जो इनका मिलान होगा, कन्नड़ देव जो है जालौर के चौहान वंश के शासक थे। अमीर देव चौहान ये भी रणथंभौर चौहान वंश के शासक थे। महाराणा कुंभा ये मेवाड़ के थे। और पृथ्वीराज चौहान ये मित्रों अजमेर के शासक थे, पृथ्वीराज चौहान। तो इस प्रकार जो है इनका मिलान होगा। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों जो आपको देख के जाना है। अगला प्रश्न देखिए, जयदेव की कृति का नाम क्या था? जयदेव की कृति का क्या नाम था? कादम्बरी, रत्नावली, हरिश्चंद्र, गीता गोविंदम। तो आप सभी को पता है जयदेव की जो कृति है वो गीता गोविंदम है। जयदेव की कृति का नाम था मित्रों गीत गोविंदम इनका कृति का नाम था जयदेव की का। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, दक्षिण भारत का राजवंश था, दक्षिण भारत का राजवंश था प्रतिहार, चालुक्य, गोहिल या चौहान। तो दक्षिण भारत की हम बात करें तो चालुक्य शासक थे वहाँ के, चालुक्य शासक। दक्षिण भारत की वहीं हम बात करें तो मित्रों वो थे चालुक्य शासक। चालुक्य शासक ये दक्षिण भारत का राजवंश था। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, बहुत अच्छा प्रश्न है। चंपा ने संस्कृत में कितना अभिलेख मिले हैं? चंपा के जो हैं संस्कृत में कितने अभिलेख मिले हैं मित्रों? तो वो 100 से अधिक मिले हैं। चंपा के कितने संस्कृत में अभिलेख मिले हैं? 100 से अधिक मित्रों। ये दया राइट आंसर होगा, 100 से अधिक है। अगला प्रश्न देखिए, कंबुज ने कौन से नरेश के कुल 326 छंदों का अभिलेख की रचना की है? कौन से जो नरेश थे कंबुज ने, इन्होंने कौन से नरेश के कुल 326 छंदों का अभिलेख की रचना की है? तो यशोवर्मन जो शासक थे इनके जो हैं 326 छंदों का 4 अभिलेख में रचना की है मित्रों। तो राइट आंसर आपका ब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मीडिया का उपयोग होता है। मीडिया का उपयोग होता है तो मित्रों सरकार के लिए, केवल जनता के लिए, केवल मीडिया वाले लोगों के लिए, जनता व सरकार के लिए। आप सभी को पता है मीडिया का उपयोग जो है जनता और सरकार दोनों के लिए उपयोग होता है। जनता और सरकार दोनों के लिए ये मित्रों उपयोग होता है। वह इसमें आपका राइट आंसर है, ऐसा है आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रिंट मीडिया का उदाहरण है। प्रिंट मीडिया की हम बात करें तो समाचार पत्र जो है प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आता है। समाचार पत्र अखबार जो होते हैं वो प्रिंट मीडिया के अंतर मित्रों आते हैं। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। प्रिंट मीडिया का उदाहरण है समाचार पत्र। अगला प्रश्न देखिए, लोक कल्याणकारी योजनाएं निम्नलिखित में से किससे संबंधित होती है? लोक कल्याणकारी योजनाएं जो भोजन आवास से भी होती है, स्वास्थ्य सुविधाओं से भी होती है, रोजगार शिक्षा व रोजगार से भी होती है। उपयुक्त सभी इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। तीनों से संबंधित होती है लोक कल्याणकारी योजनाएं। अगला मित्रों प्रश्न देखिए, लोक कल्याणकारी सरकार कर्तव्य में सम्मिलित है। न्यूनतम रोजगार की गारंटी, सामाजिक सुरक्षा कल्याण गारंटी, रोजगार में इसकी गारंटी। दोनों प्रश्न दोनों सेम है, इसके भी राइट आंसर आपका मित्रों यहाँ पे हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये दोनों प्रश्न दोनों सेम है, दोनों में डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मित्रों ये, राज्य के मतदान करते हैं, राज्य के जो लोग होते हैं वो मतदान करते हैं। स्थानीय निकाय चुनाव में बिल्कुल करते हैं। सरपंच या पंचायत राज जो भी चुनाव होते हैं मित्रों उनमें हम चुनाव करते हैं। राज्य की विधानसभा में हम चुनाव करते हैं, बिल्कुल ये भी राइट फैक्ट है। राज्य की विधानसभा में भी चुनाव करते हैं। देश की लोकसभा जो होती है उसमें भी जो हम मतदान करते हैं। तो बिल्कुल तीनों ही फैक्ट मित्रों, तीनों ही जो फैक्ट है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो राज्य के लोग होते हैं वो पंचायत में चुनाव करते हैं और स्थानीय चुनाव होते हैं उनमें पंचायत समिति चुनाव में करते हैं। राज्य की विधानसभा चुनाव होती है वो भी राज्य की जनता करती है। देश की लोकसभा का जो चुनाव होता है मित्रों उसमें भी हम मतदान करते हैं। तीनों ही ऑप्शन ये सही है। तो देखिए मैं आपको बता दूं, सामाजिक अध्ययन जो पुस्तक है कक्षा 7 की, इसके जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है मित्रों वहाँ के इनको हम सोल्व कर रहे हैं। वीडियो पसंद आए तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है। रीट मेंस की यहाँ हमें तैयारी कर रहे हैं और जैसे ही जिन भर्तियों की एग्ज़ाम आएगी उनकी भी तैयारी साथियों हम इस चैनल पर करेंगे। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया होता है। राज्य सरकार का जो संवैधानिक मुखिया होता है मित्रों वो कौन होता है? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या राज्यपाल। तो आप सभी को पता है जो वास्तविक जो मुखिया होता है वो होता है मित्रों मुख्यमंत्री होता है। वास्तविक संवैधानिक मुखिया जो होता है, सॉरी मित्रों, इसमें जो है राज्यपाल आपका राइट आंसर होगा। यहाँ पे संवैधानिक मुखिया पूछा है, संविधान के अधिकार का जो मुखिया होता है वो मित्रों राज्यपाल होता है। वहीं हम बात करें
कार्यपालिका मुख्य जो होता है वास्तविक मुखिया जो होता है वो होता है मुख्यमंत्री, और संवैधानिक मुखिया जो होता है वो राज्यपाल यहाँ पे होता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की विधानसभा की संख्या कितनी है? तो राजस्थान में मित्रों आप सभी को पता है 200 विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में। राज्य में जो है कुल कितनी विधानसभा सीटें हैं? तो मित्रों वो होती है 200 विधानसभा सीटें वर्तमान में, 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, देखिए मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में कुल विधानसभा सीटें हैं वो 200 हैं, और वहीं प्रश्न मैंने बताया राजस्थान राज्य की सरकार का संवैधानिक मुखिया मित्रों होता है, वो मित्रों संवैधानिक जो मुखिया होता है वो राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। मंत्रिपरिषद के मुखिया की बात करें तो वहीं जो होता है वो मुख्यमंत्री होता है, लेकिन यहाँ पे राज्य सरकार का संवैधानिक मुखिया पूछा है तो वो राज्यपाल यहाँ पे मित्रों आपका राइट आंसर हो जाएगा। 200 विधानसभा सीटें हैं राजस्थान में वर्तमान में। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का देश में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो स्थान है वो मित्रों पहला है प्रेजेंट टाइम में, और इससे पहले जो है महाराष्ट्र का था, लेकिन महाराष्ट्र को जो है अब 2 भागों में 2 राज्यों में बांट दिया है, इसलिए अब जो है हमारा राजस्थान प्रथम स्थान पर आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। राजस्थान में जो भारत देश का पहला राज्य है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहले प्रथम में साथियों आता है। इसमें राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की साक्षरता है। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो कुल साक्षरता है मित्रों वो है 66.1%। 66.1% जो है राजस्थान की कुल साक्षरता है। महिला और पुरुष दोनों साथियों इसमें शामिल है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जो साक्षरता है वो 66.1% साथियों ये जो है साक्षरता है। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 लागू कब हुआ मित्रों? तो देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है। राजस्थान में, अपने राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में जो है मित्रों निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 लागू हुआ था 1 अप्रैल 2010 को मित्रों। ये काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो निःशुल्क एवं बाल अधिकार शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 मित्रों वो जो लागू हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 2010 को, लेकिन संसद में तो मित्रों 2009 में लागू कर दिया गया था, लेकिन राजस्थान सरकार की हम बात करें तो 1 अप्रैल 2010 को यह लागू किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई। राजस्थान में सबसे पहले जो है मेट्रो रेल शुरू, अगला प्रश्न था हमारा राजस्थान में मेट्रो रेल शुरू हुई। तो राजस्थान में रेल मेट्रो जो शुरू हुई थी सर्वप्रथम वो हुई थी जयपुर के अंदर। वह इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे हम, प्रश्न है हमारा अगला, तो देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बालक का पहला शिक्षक होता है। बालक का पहला शिक्षक जो होता है वो होता है उसकी माता। ये क्वेश्चन जो है आप सभी को आता होगा कि बालक का जो पहला शिक्षक होता है वो माता होती है। अगला प्रश्न देखिए, मीराबाई प्रसिद्ध है राजनीति के लिए, शासन के लिए, इनमें से कोई नहीं है, ईश्वर भक्ति के लिए। तो आप सभी को पता है संत जो मीराबाई थी वो ईश्वर भक्ति की प्रसिद्ध थी, और इन्होंने मित्रों एक ध्यान रखना, इन्होंने भगवान कृष्ण की इन्होंने भक्ति की थी। काफ़ी बार एग्जामों में क्वेश्चन पूछा जाता है कि संत मीराबाई किसकी भक्ति, तो ये कृष्ण भगवान की भक्ति, और ये जो है ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध थी। और इनका जन्म जो है मेड़ता कुड़की ग्राम मेड़ता सिटी में हुआ था। तो ये प्रश्न अच्छा है, ईश्वर भक्ति के लिए प्रसिद्ध है मीराबाई। अगला प्रश्न देखिए, लोकतंत्र बढ़ावा देता है। लोकतंत्र जो है बढ़ावा देता है तो ये समानता को बढ़ावा देता है। मत देने का अधिकार है अमीरों को, पुरुषों को, पढ़े लिखों को, या सभी वयस्क नागरिकों को। तो आप सभी को पता है जो 18 वर्ष की आयु से ऊपर होते हैं, महिला या पुरुष, उन सभी को मत देने का अधिकार होता है। तो सभी वयस्क नागरिकों को जो है मत देने का अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से जो बात सत्य है वह है। मनुष्य स्वभाव के लिए एक सामाजिक प्राणी है, बिल्कुल फैक्ट सही है। आवश्यकता मनुष्य को सामाजिक प्राणी बनाती है, बिल्कुल फैक्ट भी सही है। समाज व्यक्ति का विकास करता है, व्यक्तित्व का विकास करता है, बिल्कुल, और ये जो है तीनों ही फैक्ट इसमें सही है। राइट आंसर आपका द यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समाज के सदस्यों का दृष्टिकोण एवं समाज की व्यवस्था होनी चाहिए, लोकतांत्रिक, समानवादी, मानवतावादी। तो
समाज के सदस्य दृष्टिकोण से समाज की जो है व्यवस्था होनी चाहिए। तो ये तीनों प्रकार के होनी चाहिए, लोकतांत्रिक, समानवादी और मानवतावादी, ये तीनों ही सही है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए स्तंभ ए को स्तंभ बी से हमें सम्मिलित करना है। तो वन, झील, नदियों की रक्षा करना, तो ये है पर्यावरण की रक्षा। संकटग्रस्त लोगों को, निराश्रित वृद्धों की बाल को मदद करना, ये सेवा कार्य है। अपने अधिकार रक्षा और कर्तव्यों का पालन करना, ये राजनीतिक जागरूकता है। तो इनका इस प्रकार मिलान होगा, वन, झील, नदियों को रक्षा करना, तो ये बिल्कुल मित्रों पर्यावरण की रक्षा है। संकटग्रस्तों, निकृष्ट वृद्धों व बालकों की मदद करना, ये सेवा कार्य है। और अपने अधिकारों की रक्षा एवं कर्तव्य पालन करना, ये राजनीतिक जागरूकता है। इस प्रकार इनका मिलान यहाँ पे हो जाएगा मित्रों। अब देखिए भूगोल से संबंधित प्रश्न आपके आएंगे। तो भूगोल से संबंधित पहला प्रश्न है हमारा, खादर का संबंध किससे है? खादर का संबंध किससे है मित्रों? तो खादर का संबंध जो है किससे है? मैदान से, पर्वत से, पठार से, नदी से। तो खादर का संबंध जो है मैदान से है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। खादर का संबंध किस शब्द का संबंध किससे है? मैदान से है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पश्चिमी तटीय मैदान का भाग नहीं है? पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसमें कोंकण भी है, कंकड़ तट भी है, मालाबार तट भी है, लेकिन करौमंडल ये जो है इसका तटीय भाग, पश्चिमी तटीय भाग का भाग नहीं है, नहीं पूछा यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। पश्चिमी तट के भाग नहीं है, तो करौमंडल ये भाग नहीं है। बाकी कोंकण तट है, कंकण तट है और मालाबार तट है, ये तीनों सही है, लेकिन ए इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। नहीं पूछा है तो करौमंडल यहाँ पे राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, अगला प्रश्न है हमारा मित्रों, थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? थार का मरुस्थल की हम बात करें तो मित्रों थार का मरुस्थल हमारे राजस्थान में आता है। थार का मरुस्थल बाड़मेर, जैसलमेर, ये जो ज़िले हैं थार के मरुस्थल में आते हैं। थार का मरुस्थल भारत के किस राज्य में है? राजस्थान में है। ऑप्शन नंबर एक आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। निम्नलिखित में से किस राज्य बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? तो निम्नलिखित में से किस राज्य में जो बर्फीला क्षेत्र पाया जाता है? तो आप सभी को पता है बर्फीला जो राज्य है वो राजस्थान, जम्मू कश्मीर, केरल, झारखंड। तो आप सभी को जम्मू कश्मीर का जो इलाका है वो बिल्कुल बर्फीला इलाका है, वहाँ पर भी अधिक सर्दी वहाँ पे पड़ती है। तो बर्फीला जो स्थान है राजस्थान राज्य का वो जम्मू कश्मीर का है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, रसदार फलों के वन पाए जाते हैं। रसदार जो फल हैं उनके वन पाए जाते हैं। तो रसदार जो फल हैं उनके वन जो हैं भूमध्य सागर वन में पाए जाते हैं, भूमध्य सागरीय वन में पाए जाते हैं मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ली बलिदान संबंधित है वन संरक्षण से, कृषि उत्पादन से, औद्योगिकरण और तकनीकी विकास। तो देखिए खेजड़ली जो बलिदान है आप सभी को पता है वो वन संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। वनों की वहाँ पे पेड़ों की रक्षा की गई थी, इसलिए खेजड़ली जो बलिदान है वो इससे संबंधित है, वन संरक्षण से संबंधित है। क्या इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, फोल्डर किस देश में पाए जाते हैं? पोल्डर जो है किस देश में पाए जाते हैं? पोल्डर जो है ये मित्रों नीदरलैंड में पाए जाते हैं, मित्रों। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, वह भूमि जिसमें फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे कहा जाता है? वह वृक्ष भूमि, देखिए वह भूमि जिसमें फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं उसे मित्रों उद्यान भूमि कहते हैं। उद्यान भूमि उसे कहते हैं जिसमें फलदार वृक्ष उगाए जाते हैं, उद्यान भूमि। इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। जल दिवस आप सभी को खूब पता है कि जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। वान झील किस देश में स्थित है? वान झील जो है मित्रों तुर्की में स्थित है। इसमें राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। जल दिवस दोस्तों 22 मार्च को मनाया जाता है। वहीं हम बात करें वान झील किस देश में स्थित है, तो तुर्की में मित्रों ये स्थित है। अगला प्रश्न देखिए मित्रों, उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को संयुक्त राज्य अमेरिका में मित्रों, अमेरिका में क्या कहा जाता है? तो अमेरिका में मित्रों जो है हरिकेन उन्हें कहा जाता है, वायुयान किस परत पर उड़ते हैं मित्रों? वायुयान जो मित्रों उड़ते हैं वो समतापीय मंडल पर उड़ते हैं, समतापीय मंडल पे उड़ते हैं मित्रों। क्या इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख कृति स्थाकृति नहीं है? निम्न में से कौन सी एक जो है मित्रों, निम्न में से कौन सी एक प्रमुख कृति स्थलाकृति नहीं है? तो अधिवास, इसमें अधिवास आपका राइट आंसर आपको हो जाएगा। बाकी पर्वत, मैदान ये सब है। और अगला प्रश्न देखिए मित्रों, स्थलीय भाग जो 3 तरफ जलों से घिरा हुआ होता है,
स्थानीय भाग जो 3 तरफों से जल से घिरा होता है, 3 तरफों से जल से घिरा होता है मित्रों, उसे हम प्रायद्वीप कहते हैं। ख इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, प्रायद्वीप इसमें राइट आंसर हो जाएगा मित्रों। तो ये थे मित्रों आपकी कक्षा 7 के जो सामाजिक अध्ययन है इसकी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मित्रों। अगले वीडियो में जो है हम पढ़ेंगे मित्रों कक्षा 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद में जो मित्रों 9वीं के और 10वीं के मित्रों यहाँ पे हम पढ़ेंगे, और कक्षा 11 और 12 ये दोनों के साथियों में लेकर यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आऊँगा मित्रों। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल RPSC GK विद अमर सर पर। तो देखिए इस यूट्यूब चैनल पर हम जो है अब कक्षा 8 की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है उसके जो सभी यूनिट चलते हैं, लगभग 21 यूनिट जो है कक्षा 8 की जो पुस्तक है सामाजिक अध्ययन की उसमें चलते हैं। उसके हम जो है यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है देखेंगे, अभ्यास प्रश्न, और सभी टॉपिकों के प्रश्न है उसमें इतिहास के भी हैं, राजस्थान की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसके भी हैं, और भूगोल के भी हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को मैंने यहाँ पे आपको बताने का प्रयास किया है। तो हम जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है कक्षा 8 की सभी जितने भी यूनिट चलते हैं उसके यहाँ पे हम देखेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं पहले प्रश्न से। तो मैं डायरेक्टली आपको उत्तर यहाँ पे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे जो बुक्स है किसी स्टूडेंट की उसने यहाँ पे चिन्ह भी लगा रखे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1885 में। और A.U. होम नामक एक व्यक्ति थे, A.U. होम, उन्होंने इसकी स्थापना की थी। और 1885 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो पार्टी है उसकी स्थापना हुई थी 1885। चलिए अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें। भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो आप सभी को खूब पता है, काफ़ी बार हम जो है प्रश्न पढ़ चुके हैं। तो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो है 1857 में हुआ था। 1857 की क्रांति जिसे हम बोलते भी हैं। तो प्रथम जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था वो 1857 में हुआ था, और इसे हम जो है 1857 की क्रांति भी बोलते हैं। राइट आंसर आपका होगा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ? तो 1857 में। ऑप्शन नंबर B इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा। भारत के प्रथम वायसराय थे, प्रथम वायसराय थे। तो भारत के जो प्रथम वायसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग ये भारत के प्रथम वायसराय थे। तो प्रथम थे ये, और इनके बाद में जो और भी बने थे, लेकिन प्रथम जो है भारत के ये थे लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंग्रेजों द्वारा किसानों को लूटने का सीधा तरीका था। जो भारत में अंग्रेज आए थे उन्होंने जो किसानों को लूटा था उसका सीधा तरीका क्या था? तो मालगुजारी द्वारा जो है इनको सीधा लूटा गया था किसानों को। अगला प्रश्न देखिए, संपत्ति के निकास का सबसे पहला विरोध किसने किया? संपत्ति जो अंग्रेज जो संपत्ति लेकर जाते थे उसका जो सबसे पहले विरोध किसने किया था? तो सबसे पहले जो विरोध किया था वो किया था दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी नामक जो व्यक्ति थे इन्होंने सबसे पहले विरोध किया था, क्योंकि अंग्रेज जो हमारी संपत्ति लूट कर ले जाते थे उसका जो है सबसे पहले विरोध किया था दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर C आपका राइट आंसर इसमें होगा। अगला प्रश्न देखिए, सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है ज्योतिबा फुले ने की थी। ज्योतिबा फुले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, ज्योतिबा फुले। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से भारत का पड़ोसी देश नहीं है। देखिए भारत का पड़ोसी देश नहीं है पाकिस्तान, इंग्लैंड, चीन, नेपाल। अब देखिए नेपाल भी है, चीन भी है और पाकिस्तान भी है, लेकिन इंग्लैंड जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इंग्लैंड जो है भारत का पड़ोसी देश नहीं है। ऑप्शन नंबर B आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, इंग्लैंड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारत का प्रथम राष्ट्रपति थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्ण, भीमराव अम्बेडकर, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद।
तो आप सभी को खूब पता है भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ये जो है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी थे, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, आप सभी को पता है, जो महाजन जो भारत विभिन्न रियासतों में बटा हुआ था तो उसको जो है एक किया था इन्होंने। तो आपका प्रश्न था यहाँ पे भारत के प्रथम राष्ट्रपति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, 1857 क्रांति का श्री गणेश करने की तिथि क्या तय की गई थी? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। जब 1857 की क्रांति हुई थी तो उन्होंने जो शुरुआत में श्री गणेश जी जब मनाते हैं, यानी हम शुरुआत करेंगे श्री गणेश जी का मतलब ये है, तो उसकी तिथि जो क्या तय की गई थी, उसकी तिथि जो तय की गई थी वो की गई थी 31 मई। 31 मई को जो है हम सभी मिलकर एक साथ में क्रांति करेंगे। 1857 क्रांति हुई थी, वो सभी ने मिलकर जो तिथि घोषित की थी वो 31 मई की गई थी। तो राइट आंसर जो आपका होगा 31 मई यहाँ पे हो जाएगा। कोटा में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? अब देखिए कोटा में जो क्रांति हुई थी उसका नेतृत्व किसने किया था? तो जयदयाल नामक जो व्यक्ति था, इसने जो है कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। ए, कोटा में क्रांति का नेतृत्व किया था जयदयाल ने। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें होगा। अगला प्रश्न देखिए, देश के निर्माण के लिए आवश्यक है, देश के निर्माण के लिए आवश्यक है सरकार, भूमि, जनसंख्या या उपयुक्त सभी? तो आप सभी को पता है देश के निर्माण के लिए सरकार भी आवश्यकता है, भूमि की भी आवश्यकता होती है और जनसंख्या की भी आवश्यकता होती है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। उपयुक्त सभी देश के निर्माण के लिए सभी जो है सरकार की भी आवश्यकता पड़ेगी, भूमि की भी आवश्यकता पड़ेगी, जनसंख्या की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो ऑप्शन नंबर ड आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अग्नि नामक हथियार है, अग्नि नामक हथियार है, ये जो है प्रक्षेपास्त्र, ये जो है अग्नि नामक हथियार है। अगला प्रश्न देखिए, सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं, सैन्य शिक्षा हेतु विद्यार्थी जुड़ सकते हैं एनसीसी से, एनसीसी से सैन्य शिक्षा हेतु जो है विद्यार्थी जुड़ सकते हैं एनसीसी से। तो ऑप्शन नंबर ड आपका राइट आंसर इसमें होगा। देखिए कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान के जो है हम यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और उसमें लगभग जो है 21 यूनिट आपके चलती है कक्षा 8 में सामाजिक अध्ययन में। तो उन सभी के जो है प्रत्येक यूनिट में 2 या 3 क्वेश्चन हैं, उनको मैं आपको बताने का यहाँ प्रयास कर रहा हूँ। तो बहुत अच्छा होने वाला है और हम जो है इस वीडियो को अच्छा प्यार व सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको, उम्मीद है मुझे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना अपने मित्रों के साथ में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला फौजदार कानून से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा मामला जो है फौजदारी कानून से संबंधित है? संपत्ति का बंटवारा, विवाह, पंजीकरण, किराया या डकैती? तो फौजदार कानून से संबंधित जो है वो डकैती है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विविध साक्षरता शिविरों का उद्देश्य विविध साक्षरता शिविरों का उद्देश्य है जनता को कानून की जानकारी देना। तो विविध साक्षरता का उद्देश्य है, शिविरों का उद्देश्य जो है विधिक साक्षरता शिविरों का उद्देश्य जो है जनता को कानून की जानकारी देना। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है, संघात्मक जो व्यवस्था है उसकी विशेषता है। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा शक्तियों का विभाजन, शक्तियों का विभाजन। संघात्मक व्यवस्था की विशेषता है शक्तियों का विभाजन। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है, संसद का अंग नहीं है, संसद का अंग नहीं है राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति या राज्यपाल? तो आप सभी को पता है राज्यसभा और लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर जो है संसद का निर्माण करते हैं, संसद का निर्माण करते हैं। कौन कौन? राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। लेकिन राज्यपाल जो है ये संसद का अंग नहीं होता है, राज्यपाल जो राज्यों के होते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। राज्यपाल संसद का अंग नहीं है, बाकी राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से मिलकर जो है ये संसद बनता है, लेकिन राज्यपाल जो है ये राज्य के होते हैं। तो इनका संसद से कोई संबंध नहीं है। लेकिन राज्यपाल की अगर नियुक्ति की हम बात करें तो ये इसकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है मुख्यमंत्री की सलाह से, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होने पर न्यायालय में शरण में लेने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों का अगर उल्लंघन हो रहा है तो होने पर न्यायालय में शरण लेने का अधिकार है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार,
तो इसे जो हम संवैधानिक उपचारों का अधिकार कहेंगे। संविधान में हमें जो अधिकार दिए गए हैं कि मौलिक अधिकारों का अगर आपको उल्लंघन होता है तो उसके न्यायालयिक शरण में लेने का अधिकार है। तो ये जो बात कही गई है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 14 वर्ष की कम आयु के बच्चों को खतरनाक कार्य नहीं कराया जा सकता, इसका संबंध है 14 वर्ष की जो वर्ष की आयु से कम जो बच्चे होते हैं और उन पर खतरनाक कार्य जो किया जाता है कराया जाता है, उसका संबंध जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार से है। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा। शोषण के विरुद्ध अधिकार इसके तहत जो है कार्रवाई होगी। 14 वर्ष के अगर बच्चों से आप गैर कानूनी कार्य करवाते हो तो ब राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का संविधान लागू हुआ। भारत का संविधान जो लागू हुआ था तो आप सभी को पता है 26 जनवरी 1950 को जो है भारत का संविधान लागू हुआ था देश में। और ये जो है 26 नवंबर 1949 को तो भारत का संविधान बना था। 26 तारीख को जो है 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बना था, लेकिन संविधान जो लागू हुआ था देश में वो 26 जनवरी 1950 को हुआ था भारत का संविधान। अगला प्रश्न देखिए, भारत गणराज्य है क्योंकि। भारत एक गणराज्य है क्योंकि राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है। राष्ट्रपति जो है यहाँ पे वंशागत नहीं बनता है कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, यहाँ पे कोई भी राष्ट्रपति बन सकता है। इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। निर्वाचन यानी राष्ट्रपति का जो निर्वाचित होता है, इसलिए भारत को गणराज्य कहा जाता है। ऑप्शन ए बहुत अच्छा प्रश्न है। ऑप्शन नंबर स आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। समाज में आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है। तो समाज में जो आर्थिक असमानता का प्रमुख कारण है वो है अवसरों की असमानता। यानी सभी को समान अवसर देना चाहिए, लेकिन सभी को समान अवसर नहीं मिल पाता है, तो समाज में आर्थिक स्थिति जो है असमानता पे हो जाती है। तो अवसरों की असमानता ऑप्शन नंबर स राइट आंसर आपका हो जाएगा, अवसरों की असमानता। अगला प्रश्न देखिए, अवसरों की असमानता के पीछे प्रमुख कारण है। देखिए असमानता की अवसरों की असमानता के प्रमुख पीछे कारण जो क्या है वो पूर्वग्रह, रूढ़िवादिता, भेदभाव या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी है, ये सभी कारण जो है अवसरों की असमानता के पीछे के प्रमुख कारण है। तो ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सामाजिक परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है। सामाजिक जो परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है वो व्यक्ति की है, समाज की है या सरकार की है। उपयुक्त सभी, तो सभी की जिम्मेदारी व्यक्ति की भी है, समाज की भी है और सरकार की भी है। उपयुक्त सभी डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर समाज में परिवर्तन लाने की जिम्मेदारी है तो वो सभी की है, व्यक्ति की भी है, समाज की भी है, सरकार की भी है। तो उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है। भारत की कुल जनसंख्या का कार्यशील भाग है तो 60.29%। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान की पुरुष साक्षरता है। राजस्थान की पुरुष जो साक्षरता दर है वो है 79.02 79.02। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। राजस्थान की पुरुष साक्षरता की बात की है तो 79.02 79.02 यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है। राजस्थान में ब्रह्मा जी का मंदिर स्थित है अजमेर, पाली, करौली या पुष्कर में। तो आप सभी को पता है राजस्थान में जो ब्रह्मा जी का मंदिर है वो पुष्कर अजमेर में स्थित है, पुष्कर में स्थित है। राइट आंसर जो है आपका पुष्कर यहाँ पे हो जाएगा। राजस्थान में ब्रह्मा जी का एकमात्र जो मंदिर है वो पुष्कर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जयसमंद झील कौन से ज़िले में है। जयसमंद झील जो है उदयपुर ज़िले में है और इसका निर्माण जो है जयसमंद झील जो है ये उदयपुर ज़िले में है और इसका निर्माण जो है राज सिंह ने करवाया था। जयसमंद झील का निर्माण उदयपुर में है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति है मीणा, ग्रासिया या सहारिया। तो सबसे प्राचीन जो जनजाति है वो भील जाति है। राजस्थान में सबसे प्राचीन जनजाति जो है भील है। राजस्थान के किस भौतिक विभाग में जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। राजस्थान में किस भौतिक विभाग में जो है जनसंख्या घनत्व सबसे कम पाया जाता है। सबसे कम घनत्व जो पाया जाता है वो मरुस्थल प्रदेश में पाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ।
तो वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है जो सबसे कम पाया जाता है मरुस्थल प्रदेश में, जैसलमेर बाड़मेर की तरफ। ऑप्शन नंबर ब आपका राइट आंसर हो जाएगा, मरुस्थलीय प्रदेश। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? उद्योग खनिज आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग खनिज आधारित है? तो सीमेंट उद्योग, ये खनिज उद्योग पर आधारित है। सीमेंट उद्योग। इस उद्योग को मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। इस उद्योग को जो है मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। तो गया आपका राइट आंसर इसमें है शक्कर उद्योग को। शक्कर उद्योग को जो है मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। शक्कर उद्योग को जो है मौसमी उद्योग भी कहा जाता है। मौसमी उद्योग कहा जाता है शक्कर उद्योग को। राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अधावित्व खनिज है। निम्नलिखित में से अधावित्व खनिज है। तो संगमरमर ये जो है अधावित्व खनिज है, बाकी लोहा सोना तांबा ये धावित्व खनिज है। यहाँ पे अधावित्व खनिज पूछा है तो संगमरमर राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। किस राज्य को अजायब खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? किस राज्य को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है? झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक या राजस्थान? तो राजस्थान को जो है खनिजों का अजायब घर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर से राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। खनिजों को जो अजायब का घर कहा जाता है वो राजस्थान को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रबी की फसल है? खरीफ की फसल है। निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल जो है मक्का है। बाकी गेहूँ, चना, सरसों ये रबी की फसल है। खरीफ की फसल जो है मक्का है। ऑप्शन नंबर खैर राइट आंसर आपका वहाँ पे हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी तिलहन फसल है? तिलहन फसल जो है वो सरसों है। तिलहन फसल कौन सी है? सरसों। गया राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बनास व बेड़च किस नदी की सहायक नदी है? बनास व बेड़च किस नदी की सहायक नदी है? बहुत अच्छा प्रश्न है, चंबल नदी की। सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है डूंगरपुर जिले में। ये देखिए दोनों प्रश्न बहुत अच्छे हैं। बनास व बेड़च किस नदी की सहायक नदी है? चंबल की। और सोम कमला अम्बा परियोजना स्थित है डूंगरपुर जिले में। खैर राइट आंसर इसमें हो जाएगा, डूंगरपुर जिले में। और चंबल की सहायक नदी है बेड़च और बनास। सोम कमला अम्बा परियोजना डूंगरपुर जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? राजस्थान को जो कितने भौतिक विभागों में विभाजित किया गया है? तो 4 भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ऑप्शन नंबर जो है क्या आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4 भागों में विभाजित किया गया है। राजस्थान में माउंट आबू में सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण क्या है? माउंट आबू जो क्षेत्र है वो सबसे ठंडा रहने का प्रमुख कारण क्या है? तो उसकी जो है अधिक ऊंचाई के कारण जो है माउंट आबू हमेशा ठंडा रहता है। माउंट आबू जो है ठंडा क्यों रहने का कारण क्या है, प्रमुख कारण क्या है? तो अधिक ऊंचाई है। खैर राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो देखिए जो निम्नलिखित में से किस देश की सीमा भारत से नहीं मिलती है? तो वो है ईरान। ईरान की जो है भारत से सीमा नहीं मिलती, बाकी नेपाल, म्यांमार और भूटान इनकी मिलती है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका गया हो जाएगा, ईरान की जो है भारत से सीमा नहीं मिलती है। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा है? जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा देश कौन सा है? तो पहला जो है वो चीन है, दूसरा जो है भारत, हमारा भारत देश है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है विश्व का सबसे बड़ा दूसरा देश कौन सा है? तो भारत है। विश्व की जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा दूसरा जो देश है वो भारत है। पहले की बात करें तो वो चीन है, दूसरा जो है भारत है। ऑप्शन नंबर खैर राइट आंसर आपका हो जाएगा। तो देखिए ये थे कुछ हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 21 यूनिट थे कक्षा 8 की पुस्तक के, इनको मैंने यहाँ पे जो आपको यहाँ पे बताए हैं। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आरपीएससी जीके विद अमर सर पर। तो देखिए हम जो है क्लास 7 और क्लास 8 की जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न थे सामाजिक अध्ययन के, उनको यहाँ पे हम देख चुके थे, कक्षा 7 के और 8 के। आज के इस वीडियो में जो हम कक्षा 9 के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं
उनके बारे में हम देखेंगे। कक्षा 9 की जो सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है, जो BSR यानी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रमाणित है, उसके बारे में जिसके सभी जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न हैं, उन सभी को यहाँ पे हम देखेंगे। और पिछले 3-4 दिन से वीडियो अपलोड नहीं कर पाया था। मेरी जो संस्कृत डिपार्टमेंट सेकंड ग्रेड की एग्ज़ाम थी वो थी, इसमें थोड़ा बिजी था मैं, इसलिए वीडियो अपलोड नहीं कर पाया। बाकी अब जो है आपको रेगुलर वीडियो वहाँ से मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। प्रश्न पहले की यहाँ से हम, तो देखिए पहला प्रश्न है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है। देखिए सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके जो है कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है पाकिस्तान में है। तो बात करें हम रंगपुर की, तो ये जो भारत में है। धौलावीरा ये भी जो है भारत में है। और वहीं हम बात करें कालीबंगा की, तो ये भी राजस्थान भारत देश में ही है। तो पाकिस्तान यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है पुरातात्विक स्थल जो है पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका जो एक कौन सा पुरातात्विक स्थल पाकिस्तान में है, तो हड़प्पा है। राइट आंसर आपका 1 नंबर हो जाएगा, हड़प्पा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिस्र की सभ्यता कौन सी नदी की घाटी में स्थित है। मिस्र सभ्यता जो है वो कौन सी नदी की घाटी में स्थित है। मिस्र जो सभ्यता है वो नील नदी की घाटी में स्थित है। नील जो नदी है इसकी घाटी में स्थित है मिस्र की सभ्यता। राइट आंसर आपका 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व के प्रसिद्ध ग्रंथ इलियड व ओडिसी के रचनाकार थे। विश्व का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है वो इलियड व ओडिसी के रचनाकार थे। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा होमर। होमर इसके रचनाकार थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, जोते गए खेतों के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, काफ़ी बार एग्जामों में पूछा गया और बहुत अच्छा पसंदीदा प्रश्न है ये। तो जोते हुए खेतों के जो प्राचीनतम प्रमाण है वो साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो वो मिले हैं कालीबंगा हनुमानगढ़ से। हनुमानगढ़ में ये सभ्यता है, कालीबंगा हनुमानगढ़ जिले में राजस्थान में। तो इसमें जो है सबसे जो जुते हुए जो खेतों का प्रमाण मिला है या फिर जोते हुए खेतों का प्राचीन साक्ष्य मिला है वो कालीबंगा से मिला है। राइट आंसर आपका 1 नंबर यहाँ पे हो जाएगा, कालीबंगा यहाँ पर राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, धूलकोट अथवा ताम्रवती नगरी के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा आहाड़ सभ्यता, उदयपुर के अंदर है, उदयपुर जिले में। तो धूलकोट और ताम्रवती के नाम से कौन सी सभ्यता प्रसिद्ध है, आहाड़ सभ्यता। राइट आंसर आपका स यहाँ पे हो जाएगा, आहाड़ सभ्यता। अगला प्रश्न देखिए, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ। महावीर स्वामी जो थे महावीर स्वामी, तो उनका जन्म हुआ था 599 ईसा पूर्व में। 599 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ था। द आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए ये जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, वो कक्षा 9 की जो सामाजिक अध्ययन की जो पुस्तक है जो कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से प्रमाणित है, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न है सभी। और ये सभी प्रश्न जो है ऑथेंटिक और प्रमाणिक है, इनमें किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं है मित्रों। तो आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी ऑथेंटिक वीडियो जो है मैं चैनल पर डालता रहता हूँ। और हम रीड के संपूर्ण वीडियो जो है मैंने इस यूट्यूब पे डाल दिए हैं, यानी सभी टॉपिक वाइज। तो आप नहीं देखें तो टेलीग्राम जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब चैनल की, उसमें आप जाकर देख सकते हो। उसमें सभी टॉपिक वाइज मैंने वीडियो अपलोड कर रखे हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम, महात्मा बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ दिया। महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया, तो उन्होंने प्रथम जो उपदेश दिया था वो बोध गया में दिया था। बोध गया नामक स्थान पर इन्होंने प्रथम जो है अपना उपदेश दिया था महात्मा बुद्ध ने। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे द हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, हिजरी संवत का प्रारंभ कब हुआ। हिजरी संवत का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ था, तो राइट आंसर आपका जो यहाँ पे होगा वो हो जाएगा 622 ईसा पूर्व में हुआ था। ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, 622 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ईसाई धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। ईसाई धर्म जो है
इसका सबसे पवित्र ग्रंथ कौन सा है ईसाई धर्म का? तो बाइबल। बाइबल इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। ईसाई धर्म का जो प्रसिद्ध यानी पवित्र ग्रंथ है वो है बाइबल। राइट आंसर आपका बाइबल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारा, प्राचीन काल में सोने की चिड़िया के प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कौन से देश को कहा जाता था? तो देखिए ये प्रश्न जो है बहुत अच्छा है और इसके राइट आंसर जो है आप सभी को पता भी होगा कि प्राचीन काल में सोने की चिड़िया जो है कौन से देश को कहा जाता था? तो भारत देश को कहा जाता था। राइट आंसर आपका ब यहाँ पे हो जाएगा, भारत देश। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निक्स क्या है? निक्स क्या है? तो निक्स क्या है? ये जो है सोने का सिक्के का नाम है। निक्स क्या है? सोने का सिक्का। राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा, सोने का सिक्का। अगला प्रश्न देखिए, कुमार संभव व रघुवंश नामक महाकाव्य लिखे। कुमार संभव और रघुवंश नामक जो महाकाव्य लिखे वो लिखे थे कालिदास ने। कालिदास ने रघुवंश और कुमार संभव जो नामक महाकाव्य लिखे वो लिखे थे कालिदास ने। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि में बिना गाड़े हुए खड़ा है? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। प्रस्तर स्तंभ कहाँ स्थित है जो समतल भूमि में समतल भूमि पर बिना गाड़े खड़ा है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा इसमें बेंगलुरु कर्नाटक में। बेंगलुरु कर्नाटक में ये प्रस्तर स्तंभ स्थित है। तो बेंगलुरु कर्नाटक में जो कि समतल भूमि में बिना गाड़े हुए खड़ा है, बेंगलुरु कर्नाटक में राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे? लीलावती एवं सिद्धांत शिरोमणि नामक ग्रंथ किसने लिखे? तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा भट्टाचार्य। तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भास्कराचार्य। भास्कराचार्य इसमें आपका राइट आंसर होगा। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा भास्कराचार्य। अगला प्रश्न देखिए, आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। और आर्य समाज की जो स्थापना है वो किसने की? आर्य समाज की, तो आप सभी को पता है आर्य समाज की स्थापना की है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने की है। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। आर्य समाज की स्थापना किसने की? तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर 6 आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसको कहा गया है? 19वीं सदी के भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा गया है? ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। तो 19वीं सदी का जो भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत जो कहा गया है वो राजा राम मोहन राय को कहा गया है। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर द आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। अगला प्रश्न देखिए, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का जो है प्रकाशन किसने किया? संवाद कौमुदी का प्रकाशन वो किया था स्वामी विवेकानंद ने। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया स्वामी विवेकानंद ने। इसमें राइट आंसर जो है आपका ये होगा राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने जो है इसका प्रकाशन किया, संवाद कौमुदी का जो प्रकाशन किया वो किया था राजा राम मोहन राय ने। ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर आपका होगा। संवाद कौमुदी का प्रकाशन जो किया वो किया था राजा राम मोहन राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? तो ब्रह्म समाज की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1828 में। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी।
तो देखिए ये बुक जो है कुछ स्टूडेंट की, उसने गलत टिक लगा रखा था। तो इसमें जो राइट आंसर आपका होगा, संवाद कौमुदी की प्रकाशन किसने किया, तो राजा राम मोहन राय है इसमें राइट आंसर आपका होगा। इसमें टिक जो गलत लगा रखा है, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया राजा राम मोहन राय ने। और वहीं बात करें ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई, तो 1828 में। राइट आंसर 22 में आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था। तो राइट आंसर जो है आपका इसमें हो जाएगा ब, मूल शंकर। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। स्वामी दयानंद सरस्वती के बचपन का नाम था मूल शंकर। मूल शंकर इसमें आपका राइट आंसर होगा। मूल शंकर इनके बचपन का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, अणुव्रत आंदोलन के प्रेरणा थे, यानी अणुव्रत आंदोलन जो किया वो किन्होंने किया था, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे आचार्य तुलसी। आचार्य तुलसी इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अणुव्रत आंदोलन से संबंधित थे तो आचार्य तुलसी, द इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। फ्रांस की राज्य क्रांति के समय फ्रांस का राजा कौन था। तो राइट जो आंसर आपका होगा वो होगा लुई 16वां। लुई 16वां ऐसा इसमें आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया। जर्मनी ने रूस से अनाक्रमण समझौता कब किया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1939 में। राइट आंसर ए आपका हो जाएगा 1939 में। अगला प्रश्न देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा वर्साई की संधि। वर्साई की संधि। प्रथम युद्ध के बाद जर्मनी के साथ कौन सी संधि की गई, तो वर्साई की संधि। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की। स्पेन के गृह युद्ध में फ्रांस को मदद किसने की। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा जर्मनी व इटली ने। जर्मनी और इटली ने इनकी जो है मदद की। ऑप्शन नंबर ब राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में छापखाने की शुरुआत हुई। भारत में छापखाने की शुरुआत हुई 1800 ईस्वी में, 1700 ईस्वी में, 1830 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में। तो राइट आंसर आपका जो होगा वो हो जाएगा 1800 ईस्वी में। इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। भारत में छापा खाने की शुरुआत जो हुई वो 1800 ईस्वी में हुई। इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है। तो आपका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा वीर सावरकर। वीर सावरकर ये जो है प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक हैं, वीर सावरकर। तो ये बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीर सावरकर इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, मेजर बर्टन पॉलिटिकल एजेंट था। मेजर जो बर्टन था वो पॉलिटिकल एजेंट था, तो वो था मेजर बर्टन कोटा का। कोटा का ये पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। राइट आंसर जो है आपका 22 में हो जाएगा मेजर बर्टन। अगला प्रश्न देखिए, ठाकुर खुशहाल सिंह ने किस स्थान के शासक थे। ठाकुर खुशहाल सिंह किस स्थान के शासक थे। तो ये जो है आप सभी ने खूब पढ़ा होगा, ठाकुर खुशहाल सिंह ये जो है आहुआ के शासक थे। आहुआ सही इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। आहुआ के ये शासक थे। आहुआ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 1857 क्रांति में जो है आपने
ठाकुर खुशहाल सिंह को अवश्य पढ़ा होगा, और इन्होंने जो है अंग्रेज़ों को हराया था। तो ये जो है कहाँ के शासक थे उस समय, तो ये शासक थे आवा के उस समय शासक थे। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा स। अगले प्रश्न की ओर हम देखते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न है हमारा, बप्पा रावल कहाँ के शासक थे। बप्पा रावल जो थे वो कहाँ के शासक थे, और इनके बारे में जो है आपने काफ़ी बार पढ़ा होगा बप्पा रावल के बारे में। तो बप्पा रावल जो शासक थे वो थे चित्तौड़गढ़ के, या फिर उदयपुर के, या फिर मारवाड़ के, या अजमेर के। चित्तौड़गढ़ के शासक थे। बप्पा रावल कहाँ के शासक थे, चित्तौड़गढ़ के जो है ये घूल वंश से शासक थे बप्पा रावल। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा ए, बप्पा रावल चित्तौड़गढ़ के शासक थे। अगला प्रश्न है, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ। तराइन का जो द्वितीय युद्ध है वो कब हुआ था। तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था 1192 में। प्रथम युद्ध जो है 91 में हुआ था, और तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था वो मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान तृतीय थे, इनके मध्य में हुआ था, और ये जो है 1192 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, महाराणा सांगा व बाबर के मध्य में किस स्थान पर युद्ध लड़ा गया था। महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में जो युद्ध लड़ा गया था वो किस स्थान पर लड़ा गया था। तो आप सभी को पता है, ये क्वेश्चन सेकंड ग्रेड में भी फिलहाल पूछा कई बार पूछा भी गया है। वो था खानवा का युद्ध। खानवा का युद्ध जो है महाराणा सांगा और बाबर के मध्य में लड़ा गया था, खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर स इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, गुरु गोविंद ने कौन सी संस्था स्थापित की। गुरु गोविंद ने जो है कौन सी संस्था स्थापित की। गुरु गोविंद थे, उन्होंने कौन सी जो स्थापना की। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा गया। संप सभा की उन्होंने स्थापना की थी, संप सभा। गुरु गोविंद सिंह ने जो है कौन सी संस्था की स्थापना की, संप सभा की। वह इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा। ये देखिए अच्छा प्रश्न है, बाबूजी की घोड़ी का क्या नाम था। बाबूजी की जो घोड़ी है उसका नाम क्या था, तो केसर कावली। केसर कावली उनका घोड़ी का नाम था। बाबूजी की घोड़ी का नाम था केसर कावली। राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे इसमें हो जाएगा, केसर कावली बापूजी के घोड़ी का नाम था। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय भारत में कुल कितनी रियासतें थी। स्वतंत्रता के समय जो है भारत में कुल कितनी रियासतें थी भारत में, तो वो थी 562 रियासतें। स्वतंत्रता के समय जो भारत में कुल रियासतें थी वो थी 562। ऑप्शन नंबर जो है आपका ए राइट आंसर इसमें हो जाएगा। 562 इसमें कुल जो है टोटल रियासतें थी 562। अगला प्रश्न देखिए, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कुल कितनी रियासतें थी। देखिए भारत में तो जो टोटल थी वो थी 562। वहीं हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में उस समय जो है 19 रियासतें थी। भारत में तो थी कुल 562, और राजस्थान की हम बात करें तो 19 उस समय रियासतें थी स्वतंत्रता के समय। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका किसकी रही। तो आप सभी को पता है जो राष्ट्रीय एकीकरण हुआ था तो उसमें सबसे जो अधिकतम भूमिका रही थी वो थी सरदार पटेल की। इन्होंने जो है हमारा राष्ट्रीय एकीकरण किया है, और भारत का जो एकीकरण हुआ, राजस्थान में एकीकरण हुआ है, उसमें भी सरदार पटेल की जो है महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो राइट आंसर आपका द इसमें होगा। अगला प्रश्न देखिए, गोवा का भारत में विलय किस वर्ष हुआ। गोवा का भारत में विलय किस वर्ष में हुआ, तो गोवा का विलय हुआ था 1961 में। गोवा का जो विलय हुआ था वो 1961 में हुआ था। ऑप्शन नंबर स इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ। भारतीय संविधान का निर्माण जो है कौन सी योजना से हुआ, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा कैबिनेट मिशन। कैबिनेट मिशन से जो है भारत का संविधान जो था इसके निर्माण की योजना थी वो थी कैबिनेट।
भारतीय संविधान का निर्माण कौन सी योजना से हुआ था? तो कैबिनेट योजना से हुआ था, कैबिनेट योजना। अगला प्रश्न देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई वो कब हुई थी? तो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। देखिए डेट जो है आपको याद करनी होगी बहुत, तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर आपका होगा 9 दिसंबर 1946। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? भारतीय संविधान जो है कब अंगीकृत हुआ? तो राइट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान जो है अंगीकृत कब हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। और इसी दिन जो है हम संविधान दिवस भी मनाते हैं। 26 नवंबर को हम जो है संविधान दिवस भी मनाते हैं। और 2015 के बाद में जो है अब ये जो है हर स्कूलों में, संस्थाओं में मनाया जाता है। तो 26 नवंबर संविधान दिवस मनाते हैं। वहीं हम बात करें तो 26 जनवरी 1950 को हमारे देश में जो है संविधान संपूर्ण रूप से लागू कर दिया था। 26 जनवरी को 1949 को जो है देश में संविधान लागू कर दिया था। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था, यह आप सभी को पता है। और 30 जनवरी 1948 को जो है महात्मा गांधी जी की मृत्यु हुई थी। तो ये इसमें चारों डेट जो है एग्जिट वो है इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो 30 जनवरी 1948 को महात्मा गांधी की मृत्यु हुई थी। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान पूरे देश में लागू हुआ था। और संविधान को अंगीकृत कब किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। और 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन था हमारा, भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। राइट आंसर आपका ख इसमें राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? भारतीय जो नागरिक हैं उनको कितने मौलिक अधिकार हैं? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। 6 जो है मौलिक अधिकार हैं। एक संपत्ति का अधिकार था, उसको समाप्त कर दिया, इसलिए अब 6 बचे हैं संविधान के अंदर। तो भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार हैं? 6। राइट आंसर इसमें आपका 6 हो जाएगा, घ इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा 6। अगला प्रश्न देखिए, समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? समान नागरिक संहिता का वर्णन कौन से अनुच्छेद में है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा, समान नागरिकता संहिता का जो वर्णन है वो है अनुच्छेद 44 के अंदर। अनुच्छेद 44 इसमें राइट आंसर आपका होगा। तो देखिए हम जो है इस वीडियो में लगभग आप जो है 30-35 क्वेश्चन हम इस वीडियो में देख चुके हैं। और ये जो है वीडियो फिर लंबा हो जाएगा तो आप लोग थोड़े बोरिंग हो जाते हो, तो मैं एक वीडियो जो है 20-25 क्वेश्चन और हैं, तो एक वीडियो और मैं कल अपलोड कर दूंगा शाम तक, तो आप उस वीडियो को भी देख लेना। बाकी इस वीडियो में बस इतना ही, बाकी अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट जो वीडियो बनेगा हमारा वो कक्षा 9 का ही बनेगा। इसमें जो है अभी तक बहुत सारे क्वेश्चन रह रहे हैं, तो ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसमें इतने ही क्वेश्चन रखे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको एक बार ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये जो है ऑथेंटिक और प्रमाणिक जो किताब है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसके में से मैंने क्वेश्चन लिए हैं। तो बिल्कुल आप जो है इनको पढ़ना है। बाकी मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। जैसे कि विभिन्न प्रकार की भर्तियां जो राजस्थान में आ गई है, सीएम द्वारा घोषित हो गई है, लगभग 1 लाख जो है भर्ती मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई है। तो इनके बारे में आपको बता दूं, हम जो है इस चैनल पर फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड इन तीनों की जो है चैनल पर तैयारी करेंगे। कॉमन साथ में हम जीके को लेकर चलेंगे। तो इनके जो है लेक्चर वीडियो जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें ऑथेंटिक दिए गए हैं, उनको मैं आपको इस चैनल पर बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब आप कर लेना। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने नागरिक स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति में प्राप्त हुई? तो देखिए कौन सा संविधान संशोधन था, उसमें नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त स्थिति में प्राप्त हुई। तो इसमें आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 74वें संविधान संशोधन में। 74वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें जो है नगरीय स्वशासन संस्थाओं को प्रभावी व सशक्त की स्थिति प्राप्त हुई।
राइट आंसर जो आपका होगा 74वां संविधान संशोधन। अगला प्रश्न देखिए, ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का गठन होता है। ग्राम सभा का जो गठन होता है वो होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य होते हैं। तो देखिए, ग्राम सभा का जो गठन होता है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र के जो मतदाता होते हैं, यानी वोटर होते हैं, जिन्हें हम वोट देने वाले होते हैं, तो उसके माध्यम से जो है ग्राम पंचायत में सरपंच और वार्ड पंच मेंबरों का जो है चुनाव होता है। तो मतदाता सूची में जो पंजीकृत सदस्य होते हैं उनके माध्यम से ग्राम सभा का गठन होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। तो देखिए, राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है। देखिए, जो नगरीय स्वशासन स्वशासन की संस्था है वो देखिए नगर पालिका जो होती है वो पंचायत समिति होती है, आप सभी को पता है। नगर परिषद ये भी होती है और नगर निगम ये भी होती है। नगर पंचायत ये जो है नहीं होती है। तो यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो ख होगा, नगर पंचायत। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा था निम्न में से राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन की संस्था नहीं है, तो नगर पंचायत ये जो है नहीं है। तो ऑप्शन राइट आंसर आपका जो होगा ख होगा, नगर पंचायत। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया। गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन किस वर्ष में आयोजित किया गया। 1963, 1961 या फिर 1953 या 1958। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का बेलग्रेड शिखर सम्मेलन जो है किस वर्ष आयोजित किया गया, तो 1961 में। राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा 1961 के अंदर। तो 1961 के अंदर जो है बेलग्रेड शिखर सम्मेलन का आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर ख राइट आंसर होगा 1961 पर। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील के 5 सिद्धांतों का मूलतः किसके दर्शन पर आधारित है। पंचशील के 5 सिद्धांत मूलतः किस दर्शन पर आधारित है। तो राइट आंसर आपका जो होगा, पंचशील के 5 सिद्धांत मूलतः किस दर्शन पर आधारित है, गौतम बुद्ध के। तो गौतम बुद्ध यहाँ पे आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 घ यानी राइट आंसर आपका होगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचशील को भारत चीन के समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया। पंचशील को भारत चीन समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा 1955। 1955। देखिए ये टिक जो लगा रखा है ये आप इसको यहाँ पे ध्यान नहीं दे, ये कोई स्टूडेंट की बुक थी, उन्होंने स्टूडेंट ने जो चिन्ह लगा दिया। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे होगा 1955 में। पंचशील को भारत व चीन के समझौते के अंतर्गत किस वर्ष लागू किया गया, तो 1955। राइट जो आंसर होगा आपका ग होगा 1955। राइट आंसर 1955। अगला प्रश्न देखिए, सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ। तो सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन जो किस देश में संपन्न हुआ, तो वो हुआ था नेपाल के अंदर। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर आपका हो जाएगा, नेपाल के अंदर। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन किस देश में संपन्न हुआ, तो नेपाल के अंदर संपन्न हुआ। अगला प्रश्न देखिए, भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किस वर्ष में किया। तो देखिए ये जो प्रथम परमाणु परीक्षण किया गया वो 1974 में किया गया। राइट आंसर जो आपका ख हो जाएगा। 1974 के अंदर जो है भारत ने अपना प्रथम परमाणु परीक्षण किया। राइट आंसर जो आपका होगा वो यहाँ पे ख हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा है।
जो भारत के मध्य से गुजरती है। तो भारत के मध्य जो गुजरने वाली रेखा है वो कर्क रेखा है। कर्क रेखा ये जो है भारत के मध्य से गुजरती है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। कर्क रेखा ये जो है भारत के मध्य से गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? उत्तरी प्रदेश उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? उत्तरी पर्वतीय प्रदेश किसका भाग है? तो उत्तरी पर्वतीय प्रदेश जो है वो पामीर घाट का है। प्रदेश जो है उत्तरी प्रदेश किसका भाग है? पामीर घाट का ये जो भाग है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, पामीर घाट का। अगला प्रश्न देखिए, भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। भारत का सबसे घना बसा भौतिक विभाग है। तो राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा मध्यवर्ती विशाल मैदान। ये जो है भारत का सबसे घना वसा भौतिक विभाग है, मध्यवर्ती विशाल मैदान। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट स्थित है। तो इंदिरा जो पॉइंट स्थित है वो है निकोबार में। इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो स्थित है वो निकोबार में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निकोबार में जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है स्थित है निकोबार में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान है। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो है राजस्थान का भारत में स्थान है, तो ये आप सभी को खूब पता है, पहला स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। ये खूब क्वेश्चन जो है आप काफ़ी बार पढ़ चुके हैं। जो स्थान है क्षेत्रफल दृष्टि से राजस्थान का भारत में स्थान जो है वो पहला है, जिस आप सभी को खूब पता है। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान में सबसे छोटा जिला है। राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। तो ये क्वेश्चन भी जो है काफ़ी बार आप देख चुके हैं और मेरे हिसाब से आप सभी को आता होगा। तो राजस्थान का सबसे छोटा जिला जो है वो धौलपुर जिला है। धौलपुर जिला है जो राजस्थान का सबसे छोटा जिला है। अगला प्रश्न देखिए, नीलगिरी व हिमालय के मध्य में सर्वोच्च चोटी है। नीलगिरी और हिमालय के जो मध्य में है वो सबसे मध्य सर्वोच्च चोटी है। तो ये भी जो प्रश्न है आप काफ़ी बार देख चुके होंगे मेरे हिसाब से, और अच्छा प्रश्न है। नीलगिरी और हिमालय के मध्य में जो सर्वोच्च चोटी है वो गुरु शिखर है। नीलगिरी और हिमालय के मध्य में जो है वो गुरु शिखर चोटी है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, गुरु शिखर। अगला प्रश्न देखिए, सतलज नदी का उद्गम स्थान है। सतलज नदी का जो उद्गम स्थान है तो राक्षसताल, ये जो है राक्षसताल, यहाँ से जो है सतलज नदी का उद्गम स्थान है राक्षसताल से जो है सतलज नदी का उद्गम स्थान है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर यहाँ पे होगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार के झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव जो है देखने को मिलता है। तो राइट आंसर जो आपका होगा यहाँ पे जल प्रभाव की दिशा से जो है प्रायद्वीपीय पठार का झुकाव का प्रभाव देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। रूपनगढ़, मेढा, काकनी, पार्वती। तो प्रश्न था हमारा आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा पार्वती। ये जो पार्वती नदी है वो आंतरिक अपवाह क्रम वाली नदी नहीं पूछा है, तो पार्वती इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा, पार्वती। अगला प्रश्न देखिए, राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। राजस्थान की सबसे बड़ी जो मीठे पानी की झील है वो कौन सी है? और मेरे हिसाब से क्वेश्चन जो है आप सभी ने खूब पढ़ा है, आप सभी को खूब आता होगा। जयसमंद जो है ये राजस्थान की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है, जयसमंद।
जयसमंद झील जो है सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, मानसून शब्द का रूपांतर है। मानसून शब्द का रूपांतर है, तो मानसून शब्द का रूपांतर है मौसम का। मौसम का मानसून शब्द जो रूपांतर है वो है मौसम का। मौसम का। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, मावठ वर्षा होती है। मावठ वर्षा होती है, और ये जो है आप सभी को खूब पता होगा, काफ़ी बार मैं क्वेश्चन में काफ़ी बार बता चुका हूँ, लेकिन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है और काफ़ी एग्जामों में जो प्रश्न है पूछा गया है। मावठ वर्षा जो है मावठ की वर्षा होती है शीतकाल ऋतु में, और ये जो मावठ वर्षा होती है वो पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है ये प्रश्न सेकंड ग्रेड में आया था। मावठ वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ के कारण, और मावठ वर्षा जो शीतकाल में होती है, शीतकाल में जो वर्षा होती है उसे मावठ कहते हैं। तो राइट आंसर आपका ब यहाँ पे हो जाएगा, शीतकाल वर्षा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संस्कृति के अनुसार ऋतुओं की संख्या है। भारतीय संस्कृति के अनुसार जो ऋतुओं की संख्या है वो 6 है। 6 प्रकार की ऋतुएं होती है भारतीय संस्कृति के अनुसार। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है हमारा, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग वन पर आवश्यक है। देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय वन नीति के अनुसार देश का भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग जो है वन पर आवश्यक है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 33%। 33% जो है वन देश में होना चाहिए, ताकि जो है पर्यावरणिक संतुलन बना रहे। तो भारतीय राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार देश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग पर वन आवश्यक है। 33% पर वन जो है आवश्यक है। राइट आंसर आपका ब यहाँ पे हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, सदाबहार वन कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार जो वन होते हैं वो कितने वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार वन कितने वर्षों वाले भागों में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है आपका हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। 200 सेंटीमीटर के जो है वर्षा वाले जो भाग होते हैं उनमें पाए जाते हैं। राइट आंसर आपका सही यहाँ पे हो जाएगा 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था जो स्थित है वो है देहरादून के अंदर। देहरादून के अंदर ऑप्शन नंबर द राइट आंसर आपको हो जाएगा, देहरादून के अंदर। अगला प्रश्न देखिए, खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया। अब देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। देखिए खेजड़ली जो आंदोलन हुआ था इसका नेतृत्व जो है किसने किया था। तो अमृता देवी नामक जो महिला थी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया था, और इन्होंने जो अपने प्राण न्यौछावर किए थे। तो अमृता देवी की स्मृति में जो है आज भी वहाँ मेला लगता है। तो खेजड़ली आंदोलन का नेतृत्व किया था अमृता देवी ने। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पे हो जाएगा काली मिट्टी। यहाँ पे देखिए काली दे रखा है केवल, तो काली जो मिट्टी है वो भारत में कपास की कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। काली, ये काली जो है मिट्टी है, काली मिट्टी ये जो है सर्वाधिक उपयुक्त है। राइट आंसर आपका ब हो जाएगा, काली मिट्टी। अगला प्रश्न देखिए, भारत में काली मिट्टी है। भारत में काली मिट्टी है तो लावा जन्य। भारत में काली मिट्टी है, लावा जन्य। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी गतिविधि आर्थिक क्रिया है। निम्न में से कौन सी गतिविधि आर्थिक क्रिया है। तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना। ये मेथड का थोड़ा प्रश्न है, मेथड टाइप का थोड़ा प्रश्न है। निम्न में से कौन सी गतिविधि आर्थिक क्रिया है। तो अध्यापक द्वारा कक्षा में पढ़ाना। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था का फलस्वरूप है। भारतीय अर्थव्यवस्था का फलस्वरूप है
भारतीय अर्थव्यवस्था का फलस्वरूप है, तो मिश्रित यहाँ पर राइट आंसर आपको होगा मिश्रित। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी आर्थिक प्रणाली लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार देती है। देखिए ये बहुत अच्छा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रश्न है। तो निम्न में से कौन सी आर्थिक प्रणाली लोगों को निजी संपत्ति का अधिकार देती है। तो निजी संपत्ति का अधिकार जो देती है वो है पूंजीवादी। पूंजीवादी ये जो है निजी संपत्ति का अधिकार देती है। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। निम्न में से कौन सा एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का गुण नहीं है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर आपका होगा वो हो जाएगा आपका उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। गुण नहीं है, उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। यहाँ पर राइट आंसर जो आपका होगा वो हो जाएगा उपभोक्ताओं को अधिक संतुष्टि। अगला प्रश्न देखिए, भारत में रोजगार का प्रमुख आधार है। बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत में जो है रोजगार का प्रमुख आधार है हमारे देश में, तो वो है कृषि। भारत में जो है रोजगार का प्रमुख आधार जो है वो है कृषि। यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अल्पकालीन ऋणों की अवधि कितनी होती है। अल्पकालीन ऋणों की अवधि जो है कितनी होती है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 15 महीने से कम। अल्पकालीन ऋणों की जो अवधि होती है वो 15 महीने से कम होती है। क्या इसमें आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ जो है किस राज्य को मिला है। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ मिला है वो मिला है पंजाब को। हरित क्रांति का जो सर्वाधिक लाभ मिला है वो मिला है पंजाब को। राइट आंसर जो आपका क्या हो जाएगा, पंजाब। इसको जो है सर्वाधिक लाभ मिला है पंजाब को। अगला प्रश्न देखिए, श्वेत क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है। श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो किस क्षेत्र से है। ये देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है। तो श्वेत क्रांति का जो संबंध है वो है पशुपालन से, यानी दुग्ध पालन से पशुपालन। तो ये जो है श्वेत क्रांति का संबंध जो है पशुपालन से है, यानी दुग्ध क्रांति से है। तो श्वेत क्रांति का संबंध बताया मैंने आपको, पशुपालन यानी दुग्ध क्रांति से है। तो देखिए ये जो है प्रश्न आपके बच रहे थे 9th क्लास के, और कुछ इससे पहले वीडियो में मैंने जो है बहुत सारे प्रश्न उसमें भी करवाए हैं। तो हो सकता है आपने उस वीडियो को देख लिया होगा, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है तो इससे पहले के प्रश्न भी आप जो है नेक्स्ट जो पहला मैंने वीडियो डाल रखा था उसको भी आप एक बार ज़रूर देखना। और इसमें जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने बताए हैं। अब जो है रीट के मॉडल पेपर जो है मैं चैनल पर अपलोड करूँगा। 5 या 6 मॉडल पेपर मैं जो है रीट के इम्पोर्टेंट SST के जो है ये चैनल पर अपलोड करूँगा, तो आप उनको एक बार देखना। और बाकी एग्ज़ाम जो है आप आराम से दो, आसानी से दो, डिप्रेशन में कोई भी नहीं आए। जितनी आपने तैयारी की है वो श्रेष्ठ है। बाकी अब जो है आप नॉर्मली पढ़ते रहे, एग्ज़ाम पास में ही है तो थोड़ा कम जो है आप सभी के साथ घर परिवार साथ में बैठना उठना ये जो चीज़ें हैं आप करते रहें, ताकि आपको जो है डिप्रेशन ना आए। अगर आप डिप्रेशन में थोड़ा आ जाते हो तो आप जो पढ़ा है वो भी आप भूल जाओगे। तो कोई ना, आप जो है मस्त होकर आपके एग्ज़ाम देना है। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।